ठीक है, तो ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अपना फर्स्ट पार्ट है। आप लोगों ने बोला था ना सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स कराने को। आई गेस यूनिट्स एंड डायमेंशंस के जो वो थे इंस्ट्रूमेंट्स, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉश, वो आपने मेरी शीट से कर लिए होंगे या नहीं करे? मैंने तो करे तो सही थे वो, मतलब मजा आया वो उन्हें करने में, काफी मतलब अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी थे उधर, राइट? उधर मैंने आपको लाइक आपने अगर देखा होगा वो वाली शीट, तो उस वाली शीट में आपको रियलाइज हुआ होगा कि काफी सारे असाइनमेंट्स भी थे, है ना? आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। हाँ बेटा। मैम फिर से भेज देना, हमें पता नहीं है सर। ओके, मैंने बोला था, देखो मैंने आपको बोला था। हाँ एक मिनट, देखो लिख रही हूँ यहाँ पे, गूगल पे टाइप करना bit.ly/खुशी मैम, ठीक है, बिना कोई स्पेस और सब स्मॉल में। तो एक एक्सेल शीट खुलकर आती है, उस एक्सेल शीट पे 11 12 दोनों के ना, जितने जितने मैंने मतलब अभी पढ़ा दिए हैं उतने उतने टॉपिक्स की असाइनमेंट्स भी हैं, मॉड्यूल्स भी हैं, लेक्चर भी है और नोट्स भी है। तो ऑब्वियसली लेक्चर तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा आपके लिए, बट आप एक बार नोट्स को डाउनलोड करके ना एक साथ ही पढ़ लो, चीज थोड़ा वो रिवाइज हो जाएगी सही डिटेल में, और क्वेश्चंस भी है उसमें। वर्षा विजिबल नहीं हो रहा, देखो लिखा हुआ है ग्रीन से दिख रहा होगा आई गेस, bit.ly/खुशी मैम। ओ मैम बेटा कुछ नहीं आ रहा। बाकियों को विजिबल हो रहा है क्या? यस मैम। हाँ मुझे भी विजिबल हो रहा है, वर्षा एक बार रिफ्रेश करो, ठीक? ओके ठीक है। दूसरी चीज, आज हम ये वन शॉट, मतलब एक वन शॉट वीडियो काइंड ऑफ मैंने प्रिपेयर की थी कभी, ठीक है, उसके नोट्स हैं। तो एक बार हम लोग इसको पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे कि इसका ये जो पार्ट 1 है जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के बारे में बात हुई है, वो हम कवर कर लें 2 दिन के अंदर, ठीक है? 50 पेजेस हैं, आई ट्राई टू कवर इट विद इन 2 days, लेट्स सी। अदरवाइज मंडे और कंटिन्यू करके फिर मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको कंटिन्यू कराऊंगी, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगा लिया करेंगे, और थोड़ा इफेक्टिव हो जाएगा, आप लोगों को भी प्रैक्टिस हो जाएगी शायद उन्हीं क्वेश्चंस की जो टेम्परामेंट की क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं। इज दैट ओके? कोई दिक्कत तो नहीं है उस चीज में? नो मैम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है आपको, मतलब जिसका अंदाजा होना चाहिए, दैट इज पार्टिकल। पार्टिकल क्या चीज है? तो एक ऐसी चीज जिसका मास तो फिक्स्ड है लेकिन साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर डिफाइन नहीं है, और उसको हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं, ठीक है? सिस्टम क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन। अब जितनी भी फोर्सेस उस सिस्टम के अंदर लग रही है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल की जो भी इंटरेक्शन कर रहा है, जो कुछ भी इंटरनली हो रहा है, उसको हम इंटरनल फोर्स बोलेंगे। देखो, म्यूचुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम ऑन वन अनदर, ठीक है? वो हो गया इंटरनल फोर्सेस। और जो भी आप लगाओगे, बाहर से जो भी फोर्सेस लगेंगी, उनको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलेंगे। इज दैट ओके? यस मैम। ओके। अब एक कॉन्सेप्ट आता है सेंटर ऑफ मास का, कि व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? तो सेंटर ऑफ मास किसी भी सिस्टम का वो एक सिंगल पॉइंट होता है जो ऐसा बिहेव करता है, जैसे सपोज आपने पूरी बॉडी पे जो फोर्स लगाई होगी, जो उसका एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, जो कुछ भी रहा होगा, वो सिंगल पार्टिकल से भी रिप्रेजेंट हो सकता है। एक बार ही पढ़ो, the center of mass of a system of particles is that single point which moves in the same way in which a single particle having the total mass of the system and acted upon by the same external forces will move। जिस हिसाब से कोई एक ऐसा पार्टिकल मूव करता हो जिसपे वही सेम अमाउंट ऑफ मास हो, वही सारी फोर्सेस लग रही है, उन्हीं सारी टेम्परामेंट्स की, तो जिस हिसाब से वो मूव करता है ना, ऐसी सेंटर ऑफ मास का मोशन होता है, ठीक है? बाकी आप देख सकते हो ये वाली चीज की, जिस हिसाब से यहाँ पे रेडियस अलग अलग है, वेलोसिटी अलग अलग है, तो हर पार्टिकल का डिफरेंट वेलोसिटी मतलब डिफरेंट मोशन है। बट हम अगर इसकी मोशन को स्टडी करना चाहें, रिजिड बॉडी को स्टडी करना चाहें, तो हम सेंटर ऑफ मास को लेके स्टडी करते हैं। आपने ये बहुत फेमस इक्वेशन देखा होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ। बेटा ये भी एक ऐसी, मतलब किसी भी बॉडी की सेंटर ऑफ मास के लिए डिफाइंड है, ठीक है? उस पर ही चीज लगाई जाती है, नेट फोर्स हम लगाते हैं सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है?
किसी को कोई दिक्कत इतने पॉइंट तक? नो मैम। नो मैम। बेटा जो बॉडीज होंगी वो दो तरीके से होते हैं, या तो उनमें यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है या नॉन यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर ही सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है, यानी कि आपको ये चीज समझनी पड़ेगी, ज्योमेट्रिकल सेंटर इज अ डिफरेंट थिंग एंड सेंटर ऑफ मास इज अ डिफरेंट थिंग। सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट व्हाइल ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ बॉडी इज नॉट, ये एक्चुअली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो दोनों बिल्कुल सेंटर में लाई करेंगे, अदरवाइज ये वेरी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, क्या सेंटर ऑफ मास बॉडी से बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है? यस और नो? नो मैम। नो मैम। नो मैम। सबका नो है? यस मैम नो। यस मैम। ठीक है बेटा, रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करता है? मैम उसकी सरफेस पे। सेंटर पे। सेंटर पे लाई करता है वर्षा। और वो सेंटर आप ध्यान से समझो, अगर आप रिंग बोल रहे हो तो वहां पर कुछ भी नहीं है, वो बॉडी के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया, फिर भी सेंटर ऑफ मास वहां लाई करता है। दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि सेंटर ऑफ मास इज एन इमेजिनरी पॉइंट। तो बिल्कुल अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे तो ये पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के सेंटर मतलब कहाँ लाई करता है, तो अब वो बोल देगा आउटसाइड वाला पॉइंट, बड़े आराम से लोग आउटसाइड वाले को हटा देंगे, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखना इस चीज का। रिंग के सेंटर पे लाई करता है और रिंग के सेंटर पे मास नहीं है। रिंग ऐसी होती है ना, तो जो भी मास है इस वाली जगह पर है, अगर जैसे थोड़ा सा इसको हम हैवी बना देते हैं तो मतलब एक इनर रेडियस होगी, एक आउटर रेडियस होगी, वगैरह वगैरह, राइट। लेकिन समझ जाओ, थोड़ा ज्यादा गंदा बन गया है, पर समझ जाओ ये शायद थोड़ा थिकनेस दिखाई है मैंने। ठीक है, वो यहाँ लाई करता है जहां पर कुछ भी नहीं। जैसे यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बोला ना कि सेंटर पे लाई करेगा, एल लेंथ का रॉड है, इस पर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो बिल्कुल सेंटर पर आपको सेंटर ऑफ मास मिला। ओके, यस। ठीक है। अब अगर हमारे पास 2 पॉइंट मासेस हैं विच आर प्लेस्ड अपार्ट आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, तो आपको पता है r/2 पर आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा क्योंकि दोनों सेम मासेस हैं। ठीक है, चलो अब बात की जाए कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मास है तो बताइए वाली चीज कितनी ऑब्वियस है कि नियर बिगर मास ही होगा ना, छोटे मास की तरफ तो नहीं जाएगा ना पॉइंट। ये सुनो, बोलो। यस मैम। आपको ये लिखना आना चाहिए कि अगर आपको सेंटर ऑफ मास निकालना हो किन्हीं दो पार्टिकल्स का, लेट्स से मुझे यहाँ पर m1 और m2 के लिए कैलकुलेट करना था, जिनका पोजीशन वेक्टर r1 r2 है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर कहाँ से आता है? ओरिजिन से आता है, राइट। तो हमने क्या करा, m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन r1 प्लस r2, r1 और r2 दोनों के ही x में भी कोऑर्डिनेट मतलब x में भी उसका प्रोजेक्शन होगा और y में भी होगा, यानी कि कंट्रीब्यूशन x और y दोनों का होगा। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, x को अलग y को अलग, और अगर थर्ड डायमेंशन हो रहा है तो उसको भी अलग कर लेते हैं। और कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, याद रखना। ठीक है, चले आगे। मैम ये दोबारा बताना एक बार। हाँ, मैंने ये कहा कि अगर आपको किसी भी दो पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है, उनका आपको मासेस दिए हुए हैं m1 m2, पोजीशन वेक्टर दे रखा है r1 वेक्टर r2 वेक्टर, तो क्या होगा कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है ना, वो किस हिसाब से लाई करेगा, किस पॉइंट पे लाई करेगा, तो उसके लिए आपके पास एक्सप्रेशन है m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन r1 प्लस r2। ठीक है, इसका x कोऑर्डिनेट भी है, y कोऑर्डिनेट भी है और z कोऑर्डिनेट भी है। तो x कोऑर्डिनेट देखो क्या है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट m1 y1 प्लस m2 y2 m1 प्लस m2। y1 y2 x1 x2 क्या है, m1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, m2 का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2। ठीक है, तो वहीं से आपने तीनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए सेंटर ऑफ मास के, तो वो आपको ऐसे कंप्यूट करा सकता है। ठीक है, अभी समझ में आया बेटा? यस मैम। जो आपने जनरल फॉर्मूला में लिखा है वो r1 प्लस r2 है, और जो आपने x वाले फॉर्म में लिखा है उसमें m1 प्लस m2 है, तो दोनों सही है मैम या फिर अलग है? अरे नहीं, m1 प्लस m2 आएगा, वो फ्लो में चला गया उधर।
तुम ना देखो, तुम्हें कोऑर्डिनेट्स निकालने वो तो तुम एक्स वाई और जी इस वाले फॉर्मूले पे फोकस करो, ठीक है। पोजीशन वेक्टर नहीं दिया जाएगा, वो तुमको कोऑर्डिनेट दे देगा कि देयर आर टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 प्लेस्ड एट दिस कोऑर्डिनेट, फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास। तो तुमको एक्स वाई और जी निकालना होगा सेंटर ऑफ मास का, तो फोकस ऑन दी ग्रीन वंस, ठीक है। यस मैम। ओके, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, हाँ, देखो हमारे पास इस तरह से हमको एक एक्सिस दी, एक मिनट, ऐसे ये एक्स वाई एक्सिस दी हुई है, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। यहाँ पर हमें दो मासेस दिए हुए हैं, ठीक है। एक दिया है यहाँ पर m मास और एक दिया है यहाँ पर 2m मास, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट 2,0 और इसका कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 8,0। आपसे पूछा है फाइंड सेंटर ऑफ मास, बताओ कहां पर आएगा, सॉरी। मैम 6 आ रहा है। 6,0, राइट। ओके हिमांशी, वेरी गुड साइबा। 5। ओके, ठीक है ठीक है, एक बारी सॉल्व करते हैं। अगर हमें चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का, तो कैसे निकालेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा m2 प्लस 2m8 अपॉन m प्लस 2m, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2m प्लस 8 टू मैम 16m, फिजिकल नहीं होगी। ओके, आई गेस अभी विजिबल होगी, यस मैम बोल। ठीक है। 2m प्लस 16m आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 18m डिवाइडेड बाय 3m, m से m कैंसिल एंड यू गेट दिस 6। ये x कोऑर्डिनेट का आया। अब खुद सोचो y का जब सब कुछ जीरो है तो जीरो ही आएगा, है ना। यस दोनों मैम। कोऑर्डिनेट जीरो है ना, तो यहाँ पर 6,0 एंड दिस इज योर सेंटर ऑफ मास। अच्छा ठीक है, अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि लेट्स से ये मास m है और यहाँ पर मास 2m है, तो थोड़ा समझ लो, गोला गोला बन रहा है, ठीक है, 2m, ये दोनों d डिस्टेंस अपार्ट है। अब मुझे बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, सॉल्व करो इसको।
ओके हिमांशी, क्या हुआ साहिबा? मैं करूं एक बारी अभी? हाँ मैम आप कर दो। ओके यस मैम। ठीक है। देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में ना जब आपको कोऑर्डिनेट्स ना दिए गए हो तो आप खुद से अज्यूम कर लो। आप खुद से मान लो कि एम ओरिजिन पर रखा है और डी डिस्टेंस दूर ये इस तरह के कोऑर्डिनेट्स को लेकर घूम रहा है। इज दैट ओके? अब देखो, अब सारी चीजें क्लियर। अब हमको एक्स सेंटर ऑफ मास चाहिए, तो बार बार फॉर्मूला लिखो ताकि तुम्हें याद हो जाए। m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दो। m इंटू 0 प्लस 2m इंटू डी और अपॉन m प्लस 2m। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इधर आ जाएगा 2md अपॉन 3m। m से m कैंसिल और आंसर आ गया 2d/3। यानी कि यहां से कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास लाई करेगा जहां पे 2d/3 कॉमा 0 करके कोऑर्डिनेट्स हो, क्योंकि y तो अगेन 0 ही आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है, यस ओके चलो। मैम इस तरह का क्वेश्चन क्या हमें वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी दे सकता है? हाँ जी बेटा, बिल्कुल। वो y के कोऑर्डिनेट्स देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन करो। अब आपको x और y दोनों निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। सेंटर ऑफ मास के दो रॉड्स दे रखी हैं आपको, ठीक है? बताओ क्या आएगा आंसर। ये मासेस और लेंथ दे रखी है। आई ऐसा विशु ना करे। मैंने एक बार वीडियो ऑन कर लिया, करेगा तो फिर ऑफ कर ली। कौन है? क्या है तुझे? मैं कराऊं? हम्म, नो मैम। चलो कर लो। ठीक है, 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, तब करेंगे। मैम इसमें भी कोऑर्डिनेट को क्या खुद एज्यूम करना होगा? वैसे देखो, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दिखा रखी है, तो आप जहाँ पे दोनों रॉड्स मिल रही है ना, उस पॉइंट को ओरिजिन ले सकते हो ना। ये देखो, ये ऐसे ऐसे इस तरह से कहीं हो रहा होगा, है ना? तो ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो गया। Solve करो।
मैम आप करवा दो अब। सुमन हो गया बेटा, मैं करा दूं? यस मैम, करवा दो। ओके, एक बात बताओ, ये क्या बोल रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, यानी कि पहले अगर मैं ये वाली रॉड कंसीडर करूं, खाली ये वाली रॉड, तो कहीं यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास आया होगा, हाफ लेंथ पे, है ना, 0, L कहीं पर। सिमिलरली इसका भी कोऑर्डिनेट कहीं सेंटर ऑफ मास आया होगा ना, किसी L/2, 0 पर। उन दोनों का सेंटर ऑफ मास निकालना है, समझ रहे हो? अब आपको अगर मैं x सेंटर ऑफ मास बोलूं, तो वो m1x1, अब पहले का m कितना है, कैपिटल M, इंटू, एक सेकेंड, हाँ, m इंटू x1 कितना हुआ बेटा, L/2 प्लस 2m, और यहाँ पे कितना हुआ, x कोऑर्डिनेट 0 है ना, और m+2m 3m हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो m से m कैंसिल, और ये क्या आ जाएगा, L/6। देख लो L/6 कहाँ है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, सी और डी में से कोई एक होगा, है ना। अब y सेंटर ऑफ मास और निकाल लेते हैं। तो अगेन आपके पास मास दे रखा है पहली वाली रॉड के लिए m, y कोऑर्डिनेट 0, दूसरी वाली रॉड का 2m और y कोऑर्डिनेट l अपॉन 3m। m से m कैंसिल, ये आ जाएगा 2l/3, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया? यस मैम। यस। इसी चीज का डिटेल यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, आप उधर से देख लेना, ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है, यहाँ से इसको हटा देते हैं। चलो, आई गेस अब समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत ही कैसे निकालना है सेंटर ऑफ मास। यूनिफॉर्म रॉड्स बोल रखी थी, तुम्हारा आधा काम तो यहाँ पर हुआ ही था कि हमको कोऑर्डिनेट्स 0, L और L/2, 0 कंसीडर करने थे, ठीक है। चलो, अब अगर आपको अभी तक तो एक स्पेसिफिक साइज दिया हुआ था, ना दिया हुआ हो, कॉन्टिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ हो, तब आप बेटा ये जर्नल फॉर्मूलाज यूज कर सकते हो, ठीक है, दीज आर द जर्नल फॉर्मूलाज। इज दैट ओके? छोटा सा मास लोगे, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट और पूरे मास से इंटीग्रेशन, ठीक है। फिर हमने एक्स वाई जेड में मार कर लिया, तो आर को एक्स वाई और जी में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इज दैट ओके? करोगे एक क्वेश्चन? यस मैम। ठीक है, यहाँ पर बोल रखा है लीनियर मास डेंसिटी इज लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कहा है कोऑर्डिनेट निकालो सेंटर ऑफ मास के, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, 15-16 हो रहा है, 15-20 तक ट्राई करो, ठीक है, 4 मिनट्स लो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे अल्फा तो कांस्टेंट होगा ना? हाँ जी बेटा, लिखा हुआ है देखो, अल्फा कांस्टेंट क्वेश्चन में, है ना। मैम एक बार ऊपर वाला पेज दिखाना जिसपे फॉर्मूला लिखे हुए थे। एक सेकेंड, ये वाला राइट।
मैं कराऊं? यस मैम। देखो लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स आपको दिया हुआ है, ठीक है। अरे एक काम करते हैं यार, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर आपको एक रॉड दी हुई थी, राइट, और इस तरह से क्या दे रखा था आपको, एक्स एक्सिस दी हुई थी। यहाँ पर एक्स एक्सिस है, दिस इज द कोऑर्डिनेट एक्स इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू एल था। हमें दिया हुआ था लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स। आपको पता होना चाहिए लैम्डा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, राइट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है ना, क्योंकि एक्स एक्सिस ही है, तो हम इसको डीएम इंटू एक्स अपॉन डीएम ऐसे कंसिडर करने कोई इश्यू थोड़ी है। यस। मैंने ये कोई भी जर्नल छोटा सा डीएम कट किया डीएक्स विड्थ का। एक बात बताओ, इसके लिए अगर मुझे लैम्डा लिखना पड़े तो मास पर यूनिट लेंथ ऐसे तो लिखा जाएगा, है ना। तो डीएम की कोऑर्डिनेट्स क्या, सॉरी डीएम को कैसे लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डीएक्स और एक्स अपॉन लैम्डा इंटू डीएक्स, राइट। लैम्डा की जगह आप अल्फा एक्स लिख सकते हो और एक्स की कोऑर्डिनेट्स कहां से, 0 से एल तक रख सकते हो। भाई एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू एल तक हर डीएम डीएम मास मैंने इंक्लूड कर लिया। ये सुनो, लैम्डा की जगह जब आप अल्फा एक्स रखोगे तो ये बन जाएगा अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 0 से एल अपॉन अल्फा 0 से एल और क्या बन जाएगा एक्स डी एक्स। अल्फा से अल्फा कैंसिल एंड यू विल गेट 0 to L x square dx अपॉन 0 to L x इंटू dx। इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा x क्यूब बाई 3 0 से L, है ना, और ये आ जाएगा x स्क्वायर बाई 2 0 से L। वैल्यूज पुट कीजिएगा बेटा, L क्यूब बाई 3 और मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी डिवाइडेड बाय L स्क्वायर बाई 2 एंड इट वुड बी दिस, यानी कि आपके पास बचेगा 2L/3। ठीक है, एक बार चेक करते हैं ऑप्शंस थे अपने, हाँ देखो ये रहा ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? नो मैम। अच्छा अब एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको ये लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स का कोई भी क्वेश्चन मिले ना, बस ये अल्फा क्या होना चाहिए, अल्फा कांस्टेंट होना चाहिए और ये लीनियर रिलेशन ही होना चाहिए। एक्स मतलब एक्स की पावर 1 नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर ये सब ना हो। अगर लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स, कुछ भी अल्फा की वैल्यू 1 से कुछ भी दे रखी हो, लेकिन एक्स जो है वो आपका लीनियर हो, समझ रहे हो, लीनियर का मतलब एक्स की पावर 1। अगर ये चीज है तो आंसर हमेशा 2L/3 आएगा। तो यू कैन यूज इट एज अ ट्रिक। अगर वो आपको देते लैम्डा इज इक्वल्स टू 11x तो आंसर 2L/3 मार्क कर देगा, ठीक है। और अगर कुछ और आता है तो मैंने आपको पूरा तरीका बताया है कि कैसे सॉल्व करना है, तो वहां भी नहीं अटको, ठीक है। यस मैम। अब बात करते हैं, पता है एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस ऐसे देखे गए कि वो आपको पहले बोलेंगे कि पूरी डिस्क थी, उसका सेंटर ऑफ मास कोई सेंटर ऊपर आ रहा था, फिर उन्होंने कुछ एरिया कट कर दिया, अब सेंटर ऑफ मास कहाँ गया, उसके नए सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या है ना, ये रिमेनिंग पार्ट के सेंटर ऑफ, मतलब जो रिमेनिंग सेंटर ऑफ मास है उसका कोऑर्डिनेट क्या है। देखो उसका फॉर्मूला ये है, a1 x1 plus a1 x1 minus a2 x2 upon a1 minus a2। a1 is total area, a2 is the area that you removed। समझ में आया है? x1 हो गया वो वाले कोऑर्डिनेट्स जो आपने पूरे एरिया के जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट थे। x2 हो गया रिमेनिंग जो पार्ट है उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, मतलब रिमेनिंग नहीं, जो रिमूव पार्ट है, ये जो रिमूव पार्ट है x2 उसका सेंटर ऑफ मास, x1 पूरे वाले एरिया का, और ये x क्या आएगा जो बचा हुआ है वो। कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में किसी को? मैम बस एक बार आप x1 और x2 को लिख दो बगल में क्या है। अच्छा x1 हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ
एक सेकेंड, सेंटर ऑफ मास ऑफ टोटल एरिया, ठीक है, पूरे एरिया की सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है, और x2 है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूव्ड एरिया, ठीक है। एक क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा। ये रहा वो क्वेश्चन, आपसे से पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म लैमिना shown in this figure if a small disk of radius a by 2 is cut from the disk of radius a, ठीक है, निकालो। टाइम हो रहा है 15:24, आप एक काम करो 15:27 तक कर लो, ठीक है। ओके ठीक है, मैं बता दूं या फिर, ओके वर्षा, पहले वाला सॉल्व करो, हाँ ये वाला मैं बता दूं या फिर अभी आप लोग कर रहे हो ट्राई? मैम 1 मिनट ट्राई कर ले। करवा दो। देखो
सिंपल सा इसमें डायरेक्ट आपकी ना फॉर्मूला का एप्लीकेशन है जो कि हम दूसरी शीट में दिखाएंगे। देखो फॉर्मूला क्या था कि सेंटर ऑफ मास रिमेनिंग पोर्शन का इज a1 x1 minus a2 x2 divided by a1 plus a2 सॉरी a1 minus a2 राइट, ये था। तो a1 क्या था आपके पास टोटल एरिया क्या होगा पाई इंटू ए स्क्वायर। रिमूव कितना हुआ a/2 रिमूव कर दिया आपने, यानी कि पाई a/2 का स्क्वायर विच इज पाई a स्क्वायर बाय 4, राइट बेटा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सेंटर ऑफ मास बताओ कैसे निकालोगे। तो हम एक काम करेंगे, सेंटर ऑफ मास को कैसे निकालेंगे, a1 की जगह रखेंगे पाई a स्क्वायर। एक बात मुझे बताओ, ये जो ओरिजिन है 0,0, ये पूरी डिस्क जो थी, जो टोटल एरिया था उसका सेंटर ऑफ मास होगा, और यहाँ पर a/2,0 पर रिमूव्ड एरिया का मास सेंटर ऑफ मास होगा। ये सुनो, यस मैम। ठीक है। तो x1 हो गया 0 और ये आ गया पाई a स्क्वायर बाय 4, और इधर आ गया बेटा आपके पास a/2, राइट, अपॉन पाई a स्क्वायर माइनस पाई a स्क्वायर बाय 4। इसको जब भी आप सॉल्व करोगे तो सेंटर ऑफ मास आ जाएगा माइनस का पाई a स्क्वायर बाय 4 इंटू a/2 अपॉन व्हाट, अपॉन पाई a स्क्वायर 3 पाई a स्क्वायर बाय 4। 4 से 4 कैंसिल, पाई a स्क्वायर से पाई a स्क्वायर कैंसिल, एंड यू वुड गेट माइनस का a/6। तो यानी कि माइनस का a/6, 0 is the center of mass of the remaining portion. Yes or no? मैम ये जो जी बेटा। x1 वो a और x2 a/2 नहीं होना चाहिए, जो कोऑर्डिनेट है x1 और x2। हाँ, क्या नहीं होना चाहिए वो? मैम वो a होना चाहिए x1 तो, और x2 a/2 होना चाहिए ना। नहीं बेटा, देखो पूरी जो डिस्क है उसके जो सेंटर पे अलाई करेगा ना, सेंटर को ओरिजिन माना है 0,0। जब आपको क्वेश्चन में चीजें गिवन है तो उसी की तो कंपैरिजन में a/2 आके गए, जो आपने वो रिमूव्ड एरिया का सेंटर माना था, सेंटर ऑफ मास। ये सुनो, यस मैम। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम अभी इतना ही रखते हैं। यहाँ पर आपने बेसिकली सेंटर ऑफ मास निकालना सीखा, तो मेरा आपको एक सजेशन है कि आपके पास कोई बुक हो, आपने प्रीवियस ईयर कुछ सैंपल पेपर वगैरह ले रखे हो, तो सेंटर ऑफ मास वाले क्वेश्चंस कर लेना, ना हो तो नेट पे डाल के निकाल कर लेना, ठीक है, कि हाउ टू इवैल्यूएट द सेंटर ऑफ मास। डन? ओके मैम। यस मैम। ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं सैटरडे को, कल मिलते हैं 2:45 पे। ओके, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा।